हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएचयू वर्ल्ड। मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग अपना चैप्टर डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो आपका चैप्टर है ये आपका बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें मैक्सिमम बच्चों के साथ क्या होता है कि चीजें कुछ पता होती नहीं है तो बहुत कंफ्यूजन में होती है। जैसे मान लीजिए किसी को चैप्टर आ भी रहा है तो उसमें बड़ी सब बहुत सी चीजें इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं बच्चे। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें जिनको बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी होता है इसमें। तो इसमें हम अपना स्टार्टिंग से आपको एकदम मतलब छोटे बेसिक से थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन से लेके आखिरी तक पूरा आपको इसमें पढ़ाएंगे। लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा इसमें, लेकिन आप हर एक चीज को बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे तो अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, बिल्कुल सब समझ में आएगा। ये चैप्टर अभी तक आप लोग बहुत टफ लग रहा होगा, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, यानी कि इक्विलिब्रियम हो गया, ये सब चैप्टर्स बच्चों के बहुत फंसते हैं। मतलब एक दिमाग में बन जाता है कि यार ये चैप्टर बहुत टफ है, ये हमसे नहीं होगा। तो ये आपको मतलब अपने दिमाग से पहले निकाल देना है। दोनों चैप्टर के आप लेक्चर देखिए, बहुत मजेदार और बहुत अच्छे समझ में आएगा। और जितना यहाँ पढ़ा दिया जाएगा वो तो आपके एंट्रेंस के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। और मैं तो कहूंगा कि आपके लिए जेईई मेंस का जो जितना मेरा पोर्शन है उसके लिए जेईई मेंस तक का आपका बहुत अच्छे से आपकी चीजें कवर हो रही हैं। ठीक है, तो अब आइए चैप्टर हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम ये देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्या? देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो आपका थर्मो, एक डायनेमिक्स है। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन। मतलब केमिस्ट्री का वह पार्ट जहां पर हम लोग हीट इन मोशन, मतलब कुछ हीट का मोशन जैसा हम लोग कुछ पढ़ेंगे। मतलब हीट कहीं से कहीं फ्लो कर रही होगी, ऐसा कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हीट जो होती है आपकी फ्लो करती है फ्रॉम अ बॉडी एट अ हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। मतलब हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करती है। यही सब हमें कुल मिला के इसमें पढ़ना है। तो इसमें धीरे धीरे हम चीजें पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी सबसे बेसिक चीज होती है इसमें एक आता है कि ये सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या होता है? सराउंडिंग। कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस हैं, उसको जानते रहिए। सिस्टम, सराउंडिंग। तो देखिए सबसे पहला एक वर्ड आता है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? तो देखिए यूनिवर्स का वह पार्ट जो कंसिडरेशन में हो। मतलब जैसे कि मान लीजिए अभी आप हमें देख के पढ़ रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको देख भले नहीं रहे लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम और आप एक सिस्टम में हैं। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब किस में आ जाती हैं? सराउंडिंग्स में आ जाती हैं। कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी दो चीज का, जैसे मान लीजिए आप क्लास में हैं तो आप क्लास में किसी को देख रहे हैं तो आप दो लोग क्या हो गए? सिस्टम में आ गए। तो बाकी जितने लोग हैं सब क्या हो गए? सराउंडिंग्स में आ गए। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि पार्ट अंडर द कंसिडरेशन। ठीक है, अगर छोटे में लिखे तो पार्ट अंडर कंसिडरेशन। और जितनी भी चीजें सिस्टम के अलावा हैं वो सब आपके क्या है? सराउंडिंग्स। ठीक है, सिस्टम के अलावा जो भी है सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग यही दोनों मिलके हमारा यूनिवर्स बनाता है। अच्छा, ये देखिए अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, जैसे कि हम यहां पर हैं, आप हमें देख रहे हैं एक मोबाइल में या लैपटॉप जहां भी देख रहे हैं, लेकिन एक बाउंड्री है हम दोनों के बीच में। ऐसा नहीं कि हम आपको नहीं छू सकते, आप हमें नहीं छू सकते। तो ऐसा एक बाउंड्री है। ठीक है, तो यही होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक बाउंड्री होती है जो इन दोनों को सेपरेट करती है। अब ये बाउंड्री आपकी रियल भी हो सकती है और ये बाउंड्री आपकी इमेजिनरी भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा ये तो चलिए समझाने के लिए वाली बात हो गई। केमिस्ट्री में हमें जो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में बाउंड्री पढ़नी है, दो तरीके की बाउंड्री मिलेंगी आपको। एक तो आपको मिलेंगी कंडक्टिंग बाउंड्री और एक इंसुलेटिंग बाउंड्री। नाम से ही आप काफी कुछ जानते होंगे, कंडक्टिंग, इंसुलेटिंग। कंडक्टिंग बाउंड्री का क्या मतलब होगा कि हीट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ट्रांसफर होगी। क्या चीज? कंडक्टिंग बाउंड्री का मतलब क्या हुआ कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। मतलब सिस्टम सराउंडिंग को दे सकता है, सराउंडिंग सिस्टम को दे सकता है। और इंसुलेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये तो इतनी सी एक बेसिक सी बात होती है जो कि आप कोई भी बुक उठाएंगे सबसे पहले आपको ये सब छोटी छोटी चीजें आपको मिल जाती हैं। अच्छा, अब देखिए अगली बात इसमें आती है कि जो आपका सिस्टम होता है
वो आपका 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। जो आपका सिस्टम होता है ये आपके टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम वो होता है कि जिस ओपन सिस्टम वो ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी का ट्रांसफर हो सके विद द सराउंडिंग, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं सिर्फ एक शॉर्टकट भाषा में कि ट्रांसफर ऑफ, या एक्सचेंज लिख दीजिए, ट्रांसफर वर्ड नहीं ज्यादा यहां पर सुटेबल है, एक्सचेंज लिख दीजिए, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, आइए समझा देते हैं इसको। ओपन सिस्टम का मतलब समझ रहे हैं क्या है? जैसे आप मान लीजिए कि आप गिलास में चाय सब लोग पीते ही होंगे। अब आप अगर एक गिलास की चाय ले लीजिए तो गिलास तो ओपन होता है, तो आप चाहे कुछ चाय को किसी दूसरे जगह पर, या तो चाहे जमीन पे ही गिराना, तो आप चाहे गिरा तो सकते हैं ना, आराम से गिरा सकते हैं। तो क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ मैटर। गिलास में चाय थी तब तक वो सिस्टम था, बाकी सब सराउंडिंग्स है। आप क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं मैटर को विद द सराउंडिंग। तो ऐसे सिस्टम का कहते हैं ओपन सिस्टम। चाहे आप बाहर गिरा देंगे तो ये आपका एक्सचेंज ऑफ मैटर हो गया। बात रही कि सर एनर्जी का ट्रांसफर। अच्छा भैया ये बताइए, देखिए एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है इसको भी मैं और थोड़ा डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी आप इतना सुनिए कि एनर्जी का ट्रांसफर कैसे। तो एनर्जी का ट्रांसफर ऐसे है कि आप अगर चाय को रख दीजिए तो क्या चाय समय के साथ ठंडी नहीं हो जाती है? तो ये सोचिए ठंडी कैसे हो जाती है? बनाती तो मम्मी, जैसे आपकी मम्मी बना रही, तो मम्मी बनाती तो गर्म चाय है, ठंडी कैसे हो गई? तो ऐसे ही, क्योंकि वो क्या होता है, सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज हो जाती है। जो वो सिस्टम था, सिस्टम ने क्या किया, सराउंडिंग्स में हीट ट्रांसफर कर दिया, इससे क्या हुआ, चाय ठंडी हो गई। तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है 2 तरीके से होता है, एक हीट के फॉर्म में होता है, एक वर्क के फॉर्म में होता है। उसको भी मैं थोड़ा सा रुक जाइए, फिर उसको डिस्कस करता हूं आराम से, वो तो बहुत अच्छे से डिस्कस होगा। क्लोज्ड सिस्टम क्या है? क्लोज्ड सिस्टम वो होता है कि जिसमें सिर्फ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो। क्या हो? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। और जिसमें कोई एक्सचेंज नहीं होगा उसको हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। जैसे कि क्लोज्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं आप, तो देखिए क्लोज्ड सिस्टम में आप जैसे कि देखे होंगे आप लोग, वो एक बॉटल आती है, जैसे मान लीजिए कोई क्लोज्ड बॉटल है, ठीक है, उसमें आप चाय रखे हुए हैं। तो क्लोज्ड बॉटल है, ऊपर से उसको बंद कर दिए, तो मैटर का तो ट्रांसफर आप कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप उसको वैसे रख देंगे तो चाय समय के साथ धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। तो मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हीट के फॉर्म में तो हो ही रहा है। हाँ, बात अलग है कि मैटर का ट्रांसफर आप नहीं कर सकते क्योंकि क्लोज्ड है। अच्छा, बात आती है आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या कहा मैंने? नो एक्सचेंज, ना मैटर का एक्सचेंज ना एनर्जी का एक्सचेंज। इसका मतलब क्या होता है कि उसमें जो वॉल्स होती हैं वो आपकी इंसुलेटिंग वॉल्स होती हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपका आप लोग जानते होंगे जो थर्मस आता नहीं है, जिसमें कुछ भी रखिए तो कहा जाता है कि अगर ठंडा रखे ठंडा बना हुआ है, गर्म रखे तो गर्म बना हुआ है। तो उसमें क्या होता है, उसमें वो जो वॉल्स होती है वो इंसुलेटिंग वॉल्स होती है कि वो लोग हीट के एक्सचेंज को परमिट नहीं देती है। मतलब सिस्टम के साथ सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं कर सकता है। तो इस वजह से ना एनर्जी का एक्सचेंज होता है, बाकी अगर क्लोज्ड बॉटल है तो सीधी सी बात है कि मैटर नहीं एक्सचेंज होगा। तो ये होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये कुछ हमारी बेसिक सी चीजें थी। अब देखिए इसमें एक सिस्टम की बात की जाती है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक ये हमारा कुछ ऐसा सिस्टम है कि इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके कभी कभी आ भी जाते हैं, इसको देख लीजिए, सही से समझना ही पड़ता है, नहीं तो चाय और गिलास वाला कॉन्सेप्ट सबको पता रहता है, फंसते बच्चे यहाँ पर हैं। देखिए ये मान लीजिए कि आपकी यहाँ गैस भरी हुई थी, कोई ऐसे क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है। कैसा कंटेनर है? क्लोज्ड कंटेनर है। और जो इसकी वॉल्स है ये इंसुलेटिंग वॉल्स है। कैसी? इंसुलेटिंग वॉल्स है, मतलब हीट तो एक्सचेंज नहीं हो रहा है। क्लोज्ड है, क्लोज्ड है मतलब अगर क्लोज्ड है तो मतलब क्या हुआ कि मैटर नहीं ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो मैटर नहीं ट्रांसफर होगा और मैंने हीट ट्रांसफर भी रोक ही दिया है, ठीक है। और ये आपका पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। अभी मैंने आपसे बात कहा, मैं कहा इसको अच्छे से बताऊंगा। देखिए जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है ये 2 तरीके से होता है, एक हीट के फॉर्म में, एक वर्क के फॉर्म में। एनर्जी का एक्सचेंज हीट के फॉर्म में कैसे होता है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज वर्क के फॉर्म में कैसे होता है ये मैं आपको नहीं बताया। अब सुनिए ये चीज कैसे होती है।
देखिए इसी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। इस एग्जांपल में मैंने क्या किया, क्लोज्ड कर दिया तो मैटर का एक्सचेंज तो नहीं करने दे रहा हूं। इंसुलेटिंग वॉल्स बना दिया तो मैं इसमें आपको हीट भी एक्सचेंज नहीं करने दे रहा हूं। लेकिन मैं तब भी कह रहा हूं कि ये आपका क्लोज्ड सिस्टम है। क्या कह रहा हूं कि क्लोज्ड सिस्टम है ये। अब आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये क्लोज सिस्टम कैसे है। तो क्लोज सिस्टम ऐसे ही हो सकता है कि एनर्जी का ट्रांसफर हो लेकिन वर्क के फॉर्म में हो। ये कैसे होगा, देखिए ये जो गैस है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये गैस हमारी एक्सपैंड करे क्या मतलब कि अगर ये गैस जो है इस पे वर्क करे, ठीक है, मतलब सराउंडिंग्स पे ये जो भी यहाँ पर ये जो लेवल है, ये पिस्टन जो है, इस पिस्टन पे अगर मान लीजिए गैस वर्क करती है, मतलब अगर मान लीजिए आपकी गैस जो है एक्सपैंड करे, ठीक है, अगर गैस एक्सपैंड करेगी तो सीधी सी बात है वो एनर्जी लूज करेगी। और जो एनर्जी लूज कर रही है किस फॉर्म में कर रही है, वर्क के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि वो वर्क कर रही है ना। देखिए अगर यहाँ जैसे यहाँ पर आपका गैस का प्रेशर मान लीजिए P गैस है, ठीक है, और यहाँ पर आपका मान लीजिए कि एक्सटर्नल प्रेशर है, बाहर से कुछ प्रेशर लग रहा है पिस्टन के, जैसे मान लीजिए कंटेनर तो उसको पिस्टन से दबा रहे हैं, ठीक है, गैस को। तो एक तो बाहर से प्रेशर लगा रहे हो, गैस भी अपना प्रेशर लगा रही है पिस्टन पे। तो मान लीजिए इनिशियली एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर बराबर था, लेकिन फिर क्या हुआ कि गैस का प्रेशर मान लीजिए ज्यादा हो गया, ठीक है, गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा हो गया। अगर गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो ये जो लेवल है और ऊपर उठेगा तो क्या होगा, गैस एक्सपैंड करेगी। जब गैस एक्सपैंड करेगी तो मतलब एनर्जी लूज करेगी अपनी। और एनर्जी कैसे लूज कर रही है, वर्क करके, कि ये इस पे वर्क कर रही है तभी तो ये ऊपर उठ रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है समझाने का कि एनर्जी एक्सचेंज कैसे होता है वर्क के फॉर्म में, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि वर्क कर रहा है तो ये एक्सपैंड मतलब ये लेवल ऊपर उठेगा। अगर ऊपर उठेगा तो क्या होगा, गैस एक्सपैंड करेगी तो एनर्जी लूज होगी। वो जो एनर्जी लूज हो रही है वो वर्क के फॉर्म में लूज हो रही है, ठीक है। तो ये हुआ आपका कुछ सिस्टम से रिलेटेड बातें। इसको नोट कर लीजिएगा, जितना लिखा है इतना ही नोट कर लेंगे, सफिशिएंट रहेगा। अब देखिए, अब इसमें हम लोग कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज देखिए, अब दो वर्ड मैं आपसे इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, और इस वर्ड में बता रहा हूं कि लगभग 90% जितने बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं उसमें से मुझे पता है कि लगभग 90% लोगों को इसका मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। डेफिनेशन पता होगी, दो ठो एग्जांपल याद होगा, बोर्ड में पूछा जाएगा तो उतना वो लिख सकते हैं, लेकिन कंपटीशन तो आपसे पूछेगा नहीं। देखिए थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। मतलब ऐसे तो याद होगा कि डेफिनेशन क्या होती है दोनों, लेकिन मतलब नहीं समझ में आता है। जैसे इसमें किसी भी प्रॉपर्टी के लिए पूछ लिया जाए कि क्या ये एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है, तो बहुत घोर कंफ्यूजन रहता है। लेकिन आज आपका सारा कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएगा, आराम से देखिएगा। सबसे पहली चीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, कौन से ऐसी प्रॉपर्टीज जो एक्सटेंसिव कहलाएंगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेंगी। अमाउंट ऑफ मैटर लिख लीजिए, और साइज ऑफ सैंपल पर, साइज ऑफ सैंपल पर, ठीक है। इसे लिख लीजिएगा डिपेंड अपॉन दी, ठीक है, इस चीज को यहां लिख लीजिएगा डिपेंड अपॉन, समझाते हैं अभी, रुक जाइए। डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर और द साइज ऑफ सैंपल, और ये इसमें लिख दीजिएगा डू नॉट डिपेंड, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ मैटर और साइज ऑफ सैंपल पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, तो मतलब क्या हुआ, तो देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि अमाउंट ऑफ मैटर या कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ मैटर जो कि जैसे उनके अंदर क्या मास है, मतलब जो उस पर डिपेंड करें, ठीक है। और साइज ऑफ सैंपल, मतलब कि कोई चीज छोटी है कि बड़ी है, इस पे भी कुछ डिपेंड करे प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो इस पे ना डिपेंड करे उसे इंटेंसिव कहते हैं। और यही सबको पता होता है, लेकिन इससे चीजें क्लियर नहीं होती हैं। देखिए अब इसको मैं समझाता हूं।
जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग सबसे पहले इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे, ये बताइए कि जैसे कि अगर हम एक गिलास पानी ले लें या एक बाल्टी पानी ले लें, क्या दोनों का वॉल्यूम सेम होगा? जैसे एक गिलास ले लें 250 ml का और एक बाल्टी है 14 लीटर की, तो क्या हम ये कहेंगे कि दोनों का सेम है? तो 250 ml की गिलास की वॉल्यूम अलग है और 14 लीटर बाल्टी की वॉल्यूम अलग हो गया, ठीक है। तो वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड किया कि नहीं किया, कि बड़ी बाल्टी थी, मतलब साइज ऑफ सैंपल पे, अमाउंट ऑफ मैटर कहिए या साइज ऑफ सैंपल, साइज ऑफ सैंपल पे डिपेंड किया कि नहीं किया। अगर बाल्टी बड़ी थी ज्यादा वॉल्यूम आ गया, गिलास छोटा था कम वॉल्यूम आ रहा है, मतलब साइज ऑफ सैंपल पे डिपेंड कर गया, ठीक है। ऐसे हम लोग इसमें बात करें, अगर जैसे आपका मास, अब अमाउंट ऑफ मैटर, अब देखिए कोई छोटा सा बच्चा है मान लीजिए 4 महीने का, क्या उसका वजन और क्या 35 साल आदमी के वजन का सेम होता है? उनका वेट सेम होगा दोनों लोग का? नहीं सेम होता, ये आप लोग भी जानते हैं। तो क्यों? क्योंकि साइज ऑफ सैंपल पे ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। तो मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि अमाउंट ऑफ मैटर या साइज ऑफ सैंपल पे डिपेंड करता है। छोटा सा बच्चा छोटा है, उसका मास कम है, और 35 साल का आदमी बड़ा है, उसके उसमें मैटर भी बहुत ज्यादा है, उसकी साइज भी बड़ी है, तो वो क्या हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। और भी इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। अब देखिए जैसे आप अभी एग्जांपल तो मैं पूरा मतलब एक अच्छे से एग्जांपल डिस्कस करूंगा अभी, लेकिन मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अब देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी मैंने क्या कहा कि वो लोग अमाउंट ऑफ मैटर या साइज ऑफ सैंपल पर नहीं डिपेंड करते। सबसे बेसिक एग्जांपल मैं आपको इसमें समझाता हूं। मान लीजिए कुर्सी है आपके पास ब्लैक रंग की, ठीक है। अब पूरी कुर्सी काली रंग की है, आप कुर्सी का एक कुछ टुकड़ा काट दीजिए, कुछ एक टुकड़ा निकाल लीजिए उसका, क्या उसका रंग क्या दूसरा हो जाएगा? वही रंग होगा ना। तो ब्लैक, तो क्या मतलब हो गया कि जो कलर होता है ये भी हमारा क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर की बात करते हैं, जैसे टेम्परेचर भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कैसे ये बताइए? एक कोई पूरी रूम है, उसका रूम का जो टेम्परेचर होगा, रूम के छोटे पार्ट का भी टेम्परेचर क्या होगा? वही होगा। तो टेम्परेचर क्या होगा? वही चीज। ऐसे आती है डेंसिटी। अब डेंसिटी आप चाहे एक लोटे पानी के ले लीजिए, चाहे एक तालाब के पानी के ले लीजिए, डेंसिटी क्या होती है? सेम ही होती है। जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग फिजिक्स में टर्म बहुत यूज करते होंगे, तो ये बताइए उसमें हमेशा क्या लिखा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन दिस। कभी ये लिखा गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जिसकी लेंथ 40 मीटर है, 60 मीटर उसकी चौड़ाई, ऐसा कहीं लिखा जाता है? नहीं ना। उसमें कुछ अमाउंट ऑफ मैटर, साइज ऑफ सैंपल, चाहे इतना छोटा गिलास हो, सॉरी इतना छोटा ग्लास हो, चाहे इतना बड़ा ग्लास हो, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम। तो कुछ नहीं, अमाउंट ऑफ मैटर, साइज ऑफ सैंपल किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ऐसे ही और एक, ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल तो अभी मैं और डिस्कस करता हूं आपसे। देखिए यहां पर एक बात और सुन लीजिए, एक्सटेंसिव इंटेंसिव डिसाइड करने की एक बात और, कि एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव जो होता है ये क्या होता है? हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। समझे मतलब? नहीं समझे होंगे। देखिए जैसे अभी मास अपॉन वॉल्यूम था, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास कैसी क्वांटिटी है? मास कैसी क्वांटिटी है? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है? एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। अगर ये आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपके लिए भी बहुत बेहतरीन है। काफी चीजें आप, काफी एग्जांपल्स इससे ही आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए इसमें हम लोग थोड़ा एग्जांपल्स पर डिस्कशन करते हैं, तब और मजा आएगी, तब और हम लोग चीजों को समझेंगे। देखिए वन बाय वन हम थोड़ा एग्जांपल्स आपके लेते हैं। जैसे मैंने वॉल्यूम तो ले ही लिया, आप देखिए वॉल्यूम ले लिया, मास ले लिया, आप कैसे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब जो वेट है, अब भाई सीधी सी बात है कि जिसका जैसे मान लीजिए कि आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, O2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालें, या आप अगर कोई उससे बड़ा एलिमेंट आप ले लीजिए जैसे Cl2 ले लीजिए, तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे कि बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए वेट बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे थे, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स भी आपका एक्सटेंसिव होता है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जितने भी एनर्जी के टर्म्स होते हैं, एनर्जी के टर्म्स में आपकी इंथैल्पी हो सकती है,
आपकी एंथैल्पी, आपकी गिव्स फ्री एनर्जी, आपका वर्क, आपकी हीट, और इसमें अभी आप ये सब चीजें आप एक एक वर्ड को सब पढ़ेंगे आप आगे। इंटरनल एनर्जी, मतलब एनर्जी के जितने भी टर्म्स होते हैं सब आपके कैसे होते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं, मतलब वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। चाहे वो एंथैल्पी हो, गिव्स फ्री एनर्जी होती है, वर्क है, हीट है आपकी। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक छोटा सा, जैसे मान लीजिए कोई छोटी सी चीज को आपको गर्म करना है तो बहुत छोटी सी हीट देनी पड़ेगी। अब मान लीजिए उसी जगह पे कोई एक बड़ा सा टुकड़ा किसी चीज का गर्मा रहा है तो ज्यादा हीट लगेगी, तो वो साइज ऑफ सैंपल पे डिपेंड कर गया ना। इसी तरीके से सारे एनर्जी टर्म्स आपके जो हैं वो अमाउंट ऑफ मैटर या साइज ऑफ सैंपल पे डिपेंड करते हैं। तो वो सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ऐसे ही एक टर्म आता है आपका हीट कैपेसिटी। क्या आता है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, इसकी अभी आगे मैं डेफिनेशन बताऊंगा लेकिन यहीं पे बता देता हूं। हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी होती है कि अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड, मतलब किसी भी सब्सटेंस को उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने हीट की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ये बताइए, अगर छोटी बॉडी होगी तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कम हीट की आवश्यकता होगी। अगर बड़ा सा, हम खूब बड़ा सा एक टुकड़ा रख दें, उसको आप गर्म करिए, उसमें बहुत ज्यादा हीट लगेगी, टेम्परेचर भी बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए भी बहुत ज्यादा हीट की आवश्यकता पड़ेगी। तो डिपेंड किया ना। तो इस तरीके से हीट कैपेसिटी भी आपकी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा हम थोड़ा इंटेंसिव में आते हैं। मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बता दिया, डेंसिटी बता ही दिया। देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स आपके इंटेंसिव होते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स जितने भी आपके मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, जितने भी चीजें हैं, क्यों ऐसा क्यों, कंसंट्रेशन टर्म्स इंटेंसिव कैसे। अब बात आती है इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सर कंसंट्रेशन टर्म तो सर वो मोल्स पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन टर्म जैसे मोलरिटी सर नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स सर तो एक्सटेंसिव आप बता रहे हैं तो उस पर डिपेंड कर रहा, तो कैसे नहीं होगा। अरे तो बेटा मैंने क्या बताया कि देखिए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इंटेंसिव बन जाती है। तो दूसरे तरीके से देखिए, तो जैसे कि आप अभी तो आप लोग शायद लैब में जाने का मौका ही नहीं मिला होगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पर आएंगे, जब आप लैब में जाएंगे तो क्या होगा कि आपको कुछ सैंपल्स दिए जाएंगे, बता दिया जाएगा कि इसकी नॉर्मेलिटी 4 है, जाओ इसकी मोलरिटी 5 है, इसकी मोलरिटी 4 है, ऐसा आपको बता देंगे, ठीक है। और देखिए होगा क्या कि वो एक इतने बड़े से, मतलब इतने बड़ा से बीकर में अपना सोल्यूशन बनाए रखेंगे और आपको छोटा सा एक, मतलब आपको एक छोटे से बीकर में दे दिया जाएगा थोड़ा सोल्यूशन, जाके टाइट्रेशन करिए और जो भी एक्सपेरिमेंट्स रहेंगे आपको वो करने के लिए दे दिया जाएगा। तो सोचिए उतने बड़े सैंपल, मतलब उतने बड़े उनका जो मतलब बीकर है, उसमें जो सोल्यूशन बनाए हैं वो लोग वही सेम कंसंट्रेशन है, और जो आप एक छोटे से बीकर में जो लेके जा रहे हैं उसका भी कंसंट्रेशन सेम है। तो मतलब क्या कुछ साइज ऑफ सैंपल पे डिपेंड किया, साइज ऑफ सैंपल पे डिपेंड किया, बिल्कुल नहीं किया भाई, कहां किया डिपेंड। अच्छा यहीं पर एक चीज आती है दूसरी, विस्कोसिटी, जैसे आप देख लीजिए तो विस्कोसिटी भी आपकी कांस्टेंट होती है। तो ये सब चीजें कोई मतलब किसी इस पे डिपेंड नहीं करती हैं साइज ऑफ सैंपल पे, ठीक है। विस्कोसिटी भी आपका एक कांस्टेंट के तरीके से है। देखिए इसमें एक आता है ऐसे आपका बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी कैसा होता है, अभी क्या बताया मैंने, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसा होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी बताया था रीजन। अब बात आती है कि सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ऐसा क्या होगा कि इंटेंसिव हो गई। इसके डेफिनेशन में बहुत कुछ है ना। इसके डेफिनेशन कहती है कि अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास m थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि किसी बॉडी उसने स्पेसिफाई कर दिया कि ऐसी बॉडी जिसका मास m है उसको हीट करने में 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट लगेगी उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। हीट कैपेसिटी क्या था कि ये किसी भी मतलब ये हीट कैपेसिटी ने बस कह दिया किसी भी बॉडी का। तो भाई अगर छोटी बॉडी ले ले, बड़ी बॉडी ले ले, तो भाई हीट कम ज्यादा तो लगेगा। लेकिन अगर इसने स्पेसिफाई कर दिया कि बॉडी ऑफ ए मास m
तो सीधी सी बात है कि वो तो जब उसने स्पेसिफाई कर दिया तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तब तो फिर कोई साइज वाली इशू ही नहीं है। जैसे एक्सटेंसिव इंटेंसिव एक ही बात हो रही है, सिर्फ अमाउंट ऑफ मैटर है, साइज ऑफ सैंपल की। अगर वो चीज ने फिक्स कर दिया तो काहे का हम डिस्कशन ही करेंगे, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है आपकी पीएच। पीएच आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर आप लोग लेक्चर पा चुके होंगे तो पढ़ लिए होंगे, अगर नहीं पाए होंगे तो पढ़ेंगे। पीएच क्या होता है? पीएच होता है माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन। मतलब इसमें कुल मिला के क्या आ रहा है? कंसंट्रेशन टर्म आ रहा है। और कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं? इंटेंसिव होते हैं। तो पीएच क्या होगा? इंटेंसिव होगा, ठीक। अच्छा देखिए, जैसे एनर्जी का ही एक होता है एंट्रोपी भी, ठीक है। एंट्रोपी भी एक प्रकार की एनर्जी होती है, ठीक है। तो एनर्जी के जितने भी टर्म्स हैं उस और इसमें जितने टर्म्स लिखे गए हैं वन बाय वन आप सारे टर्म्स पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपका आएगा। जैसे गिब्स फ्री एनर्जी आपके सबसे लास्ट लेक्चर में आपको मिलेगा, एंथैल्पी आपको बीच में मिल जाएगी, इंटरनल एनर्जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मिल जाएगी, वर्क हीट की तो थोड़ी देर बाद ही मिल जाएगी, ठीक है। एंट्रोपी भी आपको लास्ट में मिलेगा, लास्ट के सेकंड लेक्चर में मिल जाएगा आपको। तो हर एक टर्म आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेना हमें, बस याद रखिएगा कि एनर्जी का कोई भी टर्म होगा वो कैसी प्रॉपर्टी होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि इतना अगर मैं बता दिया हूं तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव का अगर क्वेश्चन आए तो आप गलत नहीं करेंगे, इतना मुझे विश्वास है। इतना एग्जांपल बता दिया हूं ना कि इतने इस एग्जांपल बाहर तो एग्जाम में भी नहीं आपको देगा। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एंट्रोपी क्या बताया आपको, एंट्रोपी क्या बताया मैंने? एक्सटेंसिव ना। तो मोलर एंट्रोपी क्या होगा बताइए, अगर उसने पूछ लिया मोलर एंट्रोपी। इतना समझना चाहिए कि मोलर एंट्रोपी मतलब वो कह रहा है कि एंट्रोपी पर मोल, ठीक है। एंट्रोपी पर मोल की बात कर रहे हैं। मोलर एंट्रोपी मतलब क्या होगा? एंट्रोपी पर मोल। अच्छा एंट्रोपी क्या है? एक्सटेंसिव। मोल क्या है? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव कौन? एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिएगा। आइए हम आपको एक क्वेश्चन दर्शन करा दें कि इसका क्वेश्चन आता कैसे। पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, पॉज करिए, पॉज कर लिए, 1 2 3 मिटा दे इसको। अब देखिए आपको मैं एक क्वेश्चन से इसका दर्शन करा देता हूं कि कैसे एक्सटेंसिव इंटेंसिव के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूं, आज मोबाइल की सुविधा नहीं उपलब्ध है। तो देखिए क्या आता है कि इसमें आपको बताना है कि which of the following is extensive property। सीधे मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, फर्जी नहीं उसमें टाइम वेस्ट करना। which of the पूछ रहा है कि चार में से कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, और पेपर में भी ऐसे आता है। सबसे पहले उसने दे दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो दिमाग में तुरंत आपके आ जाती है, अरे सर अभी तो बताया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बताया थे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये इंटेंसिव हो गई, चलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा गिब्स फ्री एनर्जी। तो जैसे एनर्जी लिखा तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अरे सर कहे थे कि एनर्जी का कोई भी टर्म होगा वो क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, खट्टा से आपका होगा वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और क्वेश्चन यही पूछा था, ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आइए हम दूसरा और इसमें देख लेते हैं और ऑप्शंस क्या है। अगला इसमें ऑप्शन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप फिजिक्स में पढ़े हैं या पढ़े होंगे, जो भी है। क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो वर्क जो होता है अभी मैं आपको बताया था, वर्क आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और चार्ज क्या होता है? चार्ज Q इक्वल टू N जानते होंगे फॉर्मूला। मतलब वो क्या हुआ कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उतना ज्यादा चार्ज होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। अमाउंट ऑफ मैटर डिपेंड कर गया। तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चौथा ऑप्शन इन्होंने दिया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये बताइए भैया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट क्या होंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होगी। कांस्टेंट जितने भी कांस्टेंट आपके सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगे, ठीक है। कांस्टेंट क्या होंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो होंगे। उनको क्या मतलब, चाहे छोटी साइज है चाहे बड़ी साइज। जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए ग्लास का बता दिया गया, किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता दिया जाए तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट छोटे पार्ट का होगा चाहे बहुत से बड़े पार्ट का हो, सेम ही होगा। तो अमाउंट ऑफ मैटर पे नहीं डिपेंड कर रहा है। तो अमाउंट ऑफ मैटर और साइज ऑफ सैंपल दो चीज पे फोकस करना है आपको, तो वही चेक करना है। और दूसरी चीज एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव गिव इंटेंसिव, ये याद रखना है। और एक बहुत छोटा, एक बहुत अब ट्रिक बता दे रहा हूं आपको, वो देख लीजिए। देख लीजिए, मान लीजिए इतना बड़ा सा कोई ब्लॉक है, ठीक है। इतना बड़ा सा ब्लॉक है और इस ब्लॉक के हम बहुत सारे छोटे 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 छोटे
टुकड़े कर दें, ठीक है। ये बहुत सारे मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिया। अब देखिए, अब इतने बड़े से सैंपल में जो, जैसे मान लिया अगर हमें कोई प्रॉपर्टी चेक करनी तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो एक्सटेंसिव है इंटेंसिव है, ऐसे चेक करेंगे क्या इतने बड़े सैंपल के लिए जो प्रॉपर्टी वैल्यू दे रही है क्या वो प्रॉपर्टी इतने छोटे से सैंपल के लिए भी सेम होगी। आपको बस ये चेक करना है और कुछ दिमाग नहीं लगाना आपको। क्या इतने बड़े से सैंपल के लिए जो वैल्यू, जो प्रॉपर्टी, जो कुछ भी बता रही है, क्या इतने छोटे से सैंपल के लिए भी वही सेम चीज बता रही है। अगर आपका आंसर आता है कि हाँ वही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि वो भाई साइज ऑफ सैंपल में नहीं डिपेंड कर रहा, चाहे इतना बड़ा हो चाहे इतना छोटा हो, सेम। ठीक, जैसे कि मान लीजिए पूरा ये ब्लैक कलर का था, ठीक है, पूरा या नीले कलर का था। अब मैंने एक छोटे से पार्ट को यहां से काट लिया तो भी नीले कलर का ही तो होगा कि काला हो जाएगा, ऐसा तो नीला ही रहेगा। तो कलर इसका मतलब क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, मेरे हिसाब से इतना आप समझ गया होगा। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव पे इतना समय कोई जल्दी से कोई टीचर जो है इतना समय आपको देता नहीं है, तो मैं दिया इसीलिए ताकि बहुत छोटी चीजें होती हैं, आदमी को बहुत दुख भी होता है। जैसे मुझे भी था कि जब मैं पढ़ा था मुझे एक्सटेंसिव इंटेंसिव क्लियर ही नहीं हुआ, बस वही डेफिनेशन बता दिए, दो एग्जांपल इसमें दो एग्जांपल उसमें। अब कोई नया एग्जांपल मिलता तो उसमें भिड़ाने लगते थे और कुछ समझ में आता नहीं था, तो इसीलिए मैं अच्छे से मैं समझा तो मैं आपको भी सोचा बता दूं। समय ज्यादा लग रहा होगा लेकिन मैं आपको कहा कि अच्छे से इसमें क्लियर हो जाए। अब देखिए, अब इसमें अगली चीज हम लोग को क्या पढ़नी है, वो पढ़ना है स्टेट फंक्शन। क्या चीज, स्टेट फंक्शन। ठीक, स्टेट फंक्शन क्या होता है, तो कि स्टेट फंक्शंस वो होते हैं कि जो किसी सिस्टम के स्टेट या कंडीशन को डिफाइन करते हैं। क्या हुआ, क्या बताया मैंने, स्टेट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो किसी भी सिस्टम के स्टेट या कंडीशन को डिफाइन करते हैं। क्या मतलब हुआ, मतलब यही हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि हम गैस की बात कर रहे हैं, गैस हमारा एक सिस्टम है, ठीक है। अब गैस के स्टेट को या गैस की कंडीशन को डिफाइन करने के लिए आप क्या क्या देते हो, आप बहुत ऐसे क्वेश्चन देखोगे, गैसेस स्टेट, मेरा लेक्चर देखोगे तो उसमें मैंने बहुत जगह यूज किया होगा। जैसे मैंने कोई गैस लिया, मैं कहूंगा कि गैस का मान लीजिए प्रेशर है 3 atm, वॉल्यूम है 3 लीटर और टेम्परेचर है 298 केल्विन, ऐसा मैंने कुछ लिखा। मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीन चीजें जो है ये गैस के स्टेट को डिफाइन कर दे रही है या गैस किस कंडीशन में है उसको डिफाइन कर दे रही है। तो ये जो आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। समझ गए? ठीक है, इनको क्या कहते हैं कि ये हमारे क्या हो गए, स्टेट फंक्शन। तो ऐसे आपके देखिए स्टेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, सब है आपके प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और आपका हो गया नंबर ऑफ मोल्स, आपकी चाहे वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो, और इसमें आपका क्या कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी है, एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है, हर एक वर्ड से आप सामना करेंगे। ये सब आपके स्टेट फंक्शन है, ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स और ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और ये आपकी इंटरनल एनर्जी, आपकी एंट्रोपी, ठीक है, सब आपके स्टेट फंक्शन है। एक और यहीं पर एक वर्ड आता है पाथ फंक्शन। अच्छा, स्टेट फंक्शन की एक और बात जान लीजिए, क्या क्या जान लीजिए कि जितने भी स्टेट फंक्शंस होते हैं इनका जो चेंज होता है, मतलब चेंज इन स्टेट फंक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। क्या बताया मैंने कहा कि जितने भी स्टेट फंक्शंस होते हैं उनका जो चेंज होता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। किस पाथ से गए ये मतलब नहीं है कि जैसे कि आपको ये कहा जाए कि आप स्कूल जाइएगा सुबह और लौट के घर आ जाइएगा, तो आप स्कूल जाए जिस रास्ते से जाइए उससे मतलब नहीं है, लेकिन लौट के घर आ जाइएगा, तो आपका इनिशियल पॉइंट अपना घर और फाइनल पॉइंट अपना घर होना चाहिए।
अब किस रास्ते से आप स्कूल जाते हैं वो मैटर नहीं करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये ऐसे होते हैं स्टेट फंक्शंस। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपका जो चेंज इन प्रेशर होगा डेल्टा पी, जो आपका चेंज इन वॉल्यूम होगा, चेंज इन जो टेम्परेचर होगा, चेंज इन एंट्रोपी जो होगी, चेंज इन आपका मान लीजिए गिब्स फ्री एनर्जी है, चेंज इन एंथैल्पी है, कोई भी चीज का जो जितने भी स्टेट फंक्शंस है कोई भी चेंज देख लेंगे तो इन चेंज का हम लोग सिर्फ देखेंगे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। मतलब जैसे डेल्टा पी लिखेंगे पीएफ माइनस पीआई, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, इसी तरीके से सब। ठीक, तो यहीं पर आता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शंस क्या होते हैं? पाथ फंक्शंस वो होते हैं कि जो कि डिपेंड करते हैं किस पे? पाथ पे। नाम से ही क्लियर है, इसमें हम क्या बोले बताइए? डिपेंड अपॉन पाथ। और एक चीज जान लीजिए, दिमाग मत लगाइएगा कि इसको याद कर लीजिए, लगिए कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आपका क्या होता है? स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, इस तरह रटिएगा मत। एक बात नोट कर लीजिए, नोट लिख के क्या नोट लिख देंगे कि हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। हीट और वर्क जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है, बाकी सब के सब आपके स्टेट फंक्शन होते हैं। हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन कहने का मतलब क्या है कि हीट और वर्क आपके पाथ पे डिपेंड करेंगे कि आप किस पाथ से मतलब किस पाथ से ट्रेवल कर रहा है। आप नहीं, मतलब यहां तो गैस की बात होगी कि जैसे गैस किस पाथ से ट्रेवल कर रहा है। तो हीट एंड वर्क जो होते हैं वो पाथ फंक्शन होते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे तो डिपेंड करेंगे ही करेंगे, वो आपके क्या कहते हैं पाथ पे भी उसके साथ साथ डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा कि हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, बाकी सब स्टेट फंक्शन। और चेंज इन स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अच्छा, यहीं पर एक प्रोसेस आती है साइक्लिक प्रोसेस। क्या? साइक्लिक प्रोसेस। ठीक, तो इसको पॉज करिए, जैसे लिखा है वैसे लिख लीजिए। जैसे मैं लिखा हूं चेंज, और बना कैसे लिखा हूं ऐसे या तो लिखिए, या तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उसको बाकायदा मैं बोल रहा हूं लैंग्वेज में लिख लीजिए। ठीक है, मैं इसको अब रफ कर रहा हूं। अब देखिए एक चीज आती है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस जानते हैं क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या हो गया कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम। हेडिंग डाल लीजिए साइक्लिक प्रोसेस और लिख लीजिए साइक्लिक प्रोसेस में कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम। अच्छा, क्या बताया मैंने कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। देखिए कैसे, क्या बताने मतलब हुआ। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग किसी गैस की बात करें, उसको गैस को हमेशा हम लोग जैसे मान लीजिए किसी पीवी डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई गैस यहां से चली पॉइंट ए से, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गई, पॉइंट बी से पॉइंट सी पे चली गई, पॉइंट सी से पॉइंट डी पे चली गई और डी से फिर ए पे आ गई। मतलब ए से बी गई, बी से सी गई, सी से डी गई, डी से ए चली आई। बताइए गैस कहां से स्टार्ट की? पॉइंट ए से, और कहां आ गई? पॉइंट ए पे। इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया? सेम हो गया। अब देखिए एक साइकिल नुमा बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। ऐसे भी साइक्लिक प्रोसेस आपका पॉसिबल है, हम नहीं कह रहे हैं कि जैसा मैंने बताया वैसा ही पॉसिबल है। अब जैसे मान लीजिए गैस ए से बी गई और उसके बाद गैस जो है आपकी वो बी से ए आ गई, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया नहीं? ए आपका इनिशियल था, ए ही आपका फाइनल हो गया। ठीक, वो भी एक साइक्लिक प्रोसेस हो गई आपकी। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस आप ये भी कह सकते हो कि जैसे कि यहां से गैस गई, गैस जैसे मान लीजिए यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, मतलब ए से बी गई, बी से सी गई और सी से फिर ए आ जाए, तो ये भी एक आपका साइक्लिक प्रोसेस होता है। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो ये बताइए कि चेंज इन स्टेट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? चेंज इन स्टेट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? मतलब जो भी स्टेट फंक्शंस होते हैं वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन या पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम ही है तो उनकी वैल्यू उनमें चेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। जैसे डेल्टा पी जीरो, डेल्टा टी जीरो। तो जितने भी स्टेट फंक्शंस होते हैं उनका जो चेंज होता है वो जीरो होता है फॉर दी साइक्लिक प्रोसेस, फॉर दी साइक्लिक प्रोसेस। ठीक, ये चीज समझे कि नहीं समझे कि भाई स्टेट फंक्शन क्या सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर वो डिपेंड कर रहा है
और मैंने कहा साइक्लिक प्रोसेस वो होते हैं जिसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो स्टेट फंक्शन के चेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे मैं क्या लिखता हूं, डेल्टा पी मैंने क्या बताया था, क्या होता है पी एफ माइनस पी आई, यही बताया था। अब मैं कह रहा हूं कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो पी आई माइनस पी आई क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा, यही तो बात कर रहा हूं। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट का यूज पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात हो गई, क्या साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या था, आइए अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये सब बेसिक्स आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। देखिए स्टेट फंक्शंस हो गए, आपके पाथ फंक्शंस हो गए। अब इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या कि डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती हैं। क्या चीज, डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मो डी प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स को थर्मो डी लिख दे रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, लिख लीजिएगा अपने कॉपी फुल फॉर्म में, यहाँ थर्मो में डी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सबसे पहला आता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल क्या होता है, ऐसे चार आते हैं, पहले नाम ही लिख देता हूं, उसके बाद मैं वन बाय वन डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। आइसोबार, तीसरा आता है आइसोकोरिक, जिसको ऐसे चोरिक भी पढ़ सकते हैं आप, आइसोकोरिक। और चौथा है आपका इसमें एडियाबैटिक। साइक्लिक प्रोसेस में आपसे डिस्कस कर ही चुका हूं, बहुत सिंपल सिंपल चीज होती है, और मैं ये मान के चलता हूं कम से कम इतना आपको पता ही होगा, आप लोग इतना कहीं कहीं पढ़े ही होंगे। आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोथर्मल ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर आपका क्या हो, कांस्टेंट हो। क्या चीज, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जीरो। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। अच्छा, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होते हैं जिसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट प्रेशर मतलब डेल्टा पी जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होते हैं जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, डेल्टा वी जीरो। एडियाबैटिक क्या होते हैं, एडियाबैटिक ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती है, नो हीट एक्सचेंज। नो हीट एक्सचेंज मतलब Q इज इक्वल टू जीरो। देखिए इसमें आपका आइसोथर्मल और एडियाबैटिक हम लोग आगे चल के बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, और बाकी आइसोबारिक आइसोकोरिक में आपको कोई खास उसमें पढ़ना नहीं है, बस जितना लिख दिया हूं इतना ही जान लीजिए, बहुत है। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में अच्छे से बातचीत की जाएगी आगे, ठीक है। आइसोथर्मल में एक पॉइंट यहाँ आप जरूर लिख लीजिए सबसे पहले, अभी यहाँ पर वो मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर आप नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि नोट्स जो एक प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए। हो सकता है समझाने में बाद में समझाऊंगा, लेकिन ये है कि नोट्स में अभी आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि फॉर आइडियल गैस, जैसे लिख रहा हूं ऐसे लिख लीजिए, समझा दूंगा पूरा, वादा है मेरा, बस केवल अभी आप ऐसे ही नोट कर लीजिए कि फॉर आइडियल गैस के केस में क्या होता है कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है आइडियल गैस के केस में। तो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आइडियल गैस के, ये मैं भी पता है बात क्या कि आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो अगर मान लीजिए चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है अगर, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है पूरे प्रोसेस में। तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक, इस बात को ऐसे यहां पर लिख लीजिए, फॉर आइडियल गैस, इसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक, एक्सप्लेन बाद में। अच्छा, कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गए आपके। अब देखिए इसमें दो टर्म्स और आते हैं आपके, वो क्या है, एक आता है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। नाम तो सुने ही होंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। आप कहोगे सर इसमें क्या रखा है, रिवर्सिबल मतलब जो रिवर्स हो सके, इरिवर्सिबल मतलब जो रिवर्स ना हो सके। बात सही है आपकी भी, बात सही है।
लेकिन देखिए हम लोग इसको सही से डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या। देखिए अगर मान लीजिए कि जैसे कि आपके लाइफ में जैसे कि मान लीजिए कि आप आज रास्ते से जा रहे हैं किसी रास्ते से, और जैसे कि आपने कुछ केला वाला खा रहे हैं, केला फेंक दिए, तो एक आप काम कर सकते हैं कि उस केले को उठा के डस्टबिन में डाल सकते हैं। अगर आपने ये गलती की है तो अपनी ये छोटी सी गलती आप सुधार सकते हैं। लेकिन यही पर मान लीजिए कि अभी का जो समय है आपका 4-5 महीने का, आप नहीं पढ़ाई करते हैं, ठीक है, एकदम नहीं पढ़े, मई तक एकदम नहीं पढ़े मस्त, और उसका जब बीएचयू का एंट्रेंस हुआ आपका, उसका एंट्रेंस आपका खराब ही होगा, नहीं पढ़े तो अच्छा तो हो ही नहीं सकता, तो आपका वो खराब हो गया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्या इस गलती को आप सुधार सकते हैं? कभी नहीं सुधार सकते हैं, कोई मौका नहीं मिलेगा आपको सुधारने का। तो यही मतलब हुआ कि आप अपने जीवन में छोटी छोटी गलतियों को सुधार सकते हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं। तो वही चीज ऐसा कुछ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल भी होता है। रिवर्सिबल ऐसे प्रोसेस होते हैं कि जो कि इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स में होते हैं। तो लिख लीजिए इसमें पहला पॉइंट कि रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होते हैं, अकर्स इन इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स, मतलब बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में होते हैं, तभी तो रिवर्स हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें रिवर्स हो सकती हैं, बड़ी इस नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया उसको सही कर लेंगे, नहीं सही कर सकते। तो अकर्स इन इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स और एंड टेक इनफाइनाइट टाइम, ठीक, इनफाइनाइट टाइम। और ये क्या होता है, ये एट ए टाइम होता है, एट ए टाइम, या लिख लीजिए सडन होता है, और टेक फाइनाइट टाइम, ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है। जो एग्जांपल बताता हूं जैसे मैं आपको रियल लाइफ से कोई, तो मतलब मेरा होता है, मैं आपको ऐसा कोई डिमोटिवेट ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, सिंपल से बस रिलेट करने की कोशिश करता हूं कि अगर इससे आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको आसान होगा, चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब जैसे इनफाइनाइट टाइम में हो रहा है, मतलब ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, और इसका मतलब ये फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। एक पॉइंट लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट जिसका एक्सप्लेनेशन लंबा पड़ेगा, लेकिन पहले पॉइंट लिख लीजिए तो एक्सप्लेनेशन में दे देता हूं। क्या चीज, ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विथ प्रीवियस स्टेप। और इसमें क्या है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम, फाइनल स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम। तो क्या हो गया कि इसमें आपका हर एक स्टेप एक दूसरे स्टेप से इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन आपका इसमें इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेप में इक्विलिब्रियम होता है। कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो देखिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं थर्ड पॉइंट को, है थर्ड पॉइंट देखिए कैसे एक्सप्लेन करते हैं। पहले सब नोट कर लीजिए, सब नोट कर लीजिए, तब आगे थोड़ा स्पेस लगेगा उसको एक्सप्लेन करने में, इसलिए आप पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक। तो देखिए जो मैंने बात किया उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूं। ये मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, ये आप मान लीजिए कि कोई एक ऐसे में बंद कंटेनर, क्लोज कंटेनर है, और इसमें मान लीजिए आपकी कोई गैस भरी हुई है, और ये आपका मान लीजिए इस पे क्या लगा है, पिस्टन लगा है, ठीक है। और इस पे हम मान लेते हैं कुछ स्मॉल वेट्स रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं, स्मॉल वेट्स। ये सब कैसे वेट्स हैं, स्मॉल स्मॉल वेट्स है, छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे वेट्स हैं। तो इन वेट्स रखे हैं तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा होगा बाहर से कुछ, और कुछ अंदर गैस अपना प्रेशर लगा रही होगी इस सरफेस पे, या आप कह सकते हैं पिस्टन पे। पिस्टन को ऊपर उठा सकती है अगर गैस का प्रेशर ज्यादा हो, एक्सटर्नल प्रेशर होगा तो दबा देगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो सकता है इसमें। तो देखिए अब मैं इसमें बात करता हूं रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ। रिवर्सिबल प्रोसेस के पहले मैंने आपको एक बात बताया था पहले पॉइंट में, अकर्स इन इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स। मतलब क्या, अगर मान लीजिए कि हम लोग यहां से छोटू सा वेट, छोटू सा एकदम, मतलब एकदम छोटू सा वेट हटा दे रहे हैं, ठीक है, छोटू सा वेट हटा देंगे। अगर ये छोटू सा वेट हटा देंगे तो बताइए कि इस पे प्रेशर कम, जो एक्सटर्नल प्रेशर है अब क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ये कुछ डीपी से घट गया, एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा,
भाई सीधी सी बात, आप इसको ऐसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए एक कोई लड़का है, उसको 6 लड़के दबाए हुए हैं, ठीक है, 6 लड़के दबाए हुए। अगर एक लड़के ने अपना हल्का सा जो उसमें जैसे मान लीजिए सब कस के दबाए हुए हैं, अगर एक ने थोड़ा ढीला कर दिया अपने आप को थोड़ा सा, तो कुछ तो प्रेशर उसके ऊपर कम होगा, कुछ तो प्रेशर कम होगा। तो वही चीज है कि अगर मान लीजिए एक्सटर्नल, मान लीजिए कि मैंने छोटू सा वेट हटा दिया, तो एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, पी एक्सटर्नल माइनस डीपी हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर ये प्रेशर कम हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा, तो गैस क्या होगी, थोड़ी एक्सपैंड करेगी, ठीक है। लेकिन वो सब पॉइंट आगे डिस्कशन होगा, यहाँ पर उसको कोई मतलब नहीं आपको पढ़ने का। देखिए यहाँ पे एक तो ये हुआ, लेकिन ये बहुत छोटा सा प्रेशर खत्म यहां से मतलब कम हुआ है। कुछ समय बाद क्या होगा कि कुछ समय बाद मतलब जैसे मान लीजिए पहला स्टेप होगा, और दूसरे ही स्टेप में क्या होगा कि यहां अंदर वाला जो प्रेशर आप पी गैस था वो भी कुछ कम हो गया डीपी से, ठीक है, वो उसका भी कुछ प्रेशर कम हो गया। तो मतलब फिर पहले जैसे मैंने क्या बताया था कि इनिशियली दोनों सेम, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम में है, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मैंने एक छोटू सा वेट हटा दिया, तो हटाने के बाद क्या हुआ कि एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया। डीपी मतलब समझते हैं ना, बहुत कम, डीपी मतलब होता है बहुत कम हुआ, तो बहुत कम, बहुत छोटी चीज बात कर रहा हूं मैं। तो तुरंत ही जैसे सेकंड स्टेप आएगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, गैस का प्रेशर भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे इसे हम लोग कि देखिए पहला सिस्टम था, पहले से दूसरे में, तो तुरंत दूसरे ही स्टेप में तुरंत इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है। तो यही चीज मैंने आपको कहा था कि ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विथ हिज प्रीवियस स्टेप, ठीक है। मतलब एक स्टेप इक्विलिब्रियम में था और थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन तुरंत ही सेकंड स्टेप आते आते इक्विलिब्रियम में आ गया। लेकिन यहीं पर देखिए आप दूसरी साइड उसके लिए नॉन रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी सेम तरीके से आप मान लीजिए कि कोई गैस भरी है, ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, ये सब बातें सेम, और कुछ बेड्स हम लोग यहाँ पर रखेंगे तभी एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा हमारा, ठीक है। तो पी एक्सटर्नल कुछ लग रहा था और यहाँ पर कुछ गैस का प्रेशर था। मान लेते हैं कि इनिशियल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इक्विलिब्रियम में है दोनों प्रेशर, ठीक है, इनिशियली मान लेते हैं दोनों इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस कैसे होती है, एट ए टाइम, सडन प्रोसेस होती है ना ये, एट ए टाइम, तुरंत, इससे कुछ सडन हो जाए, ठीक है। तो इसमें से मान लीजिए हम क्या करते हैं, 5-6 वेट हटा देते हैं। क्या हटा लेते हैं, 5-6 वेट मतलब गायब करते हैं, मतलब एक भारी मात्रा में वेट को जो है वो हटा देते हैं, 3-4 वेट जो है वो रिमूव कर देते हैं। जैसे आप ऐसा करेंगे तो आपका एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो अब बहुत कम हो जाएगा। डेल्टा पी मतलब क्या हो गया कि लार्ज वैल्यू, मतलब लार्ज वैल्यू है, डेल्टा लगाने का मतलब क्या हो गया, लार्ज वैल्यू, और डी लगाने का मतलब क्या हो गया, स्मॉल वैल्यू। तो लार्ज वैल्यू जो है वो प्रेशर की घट गई, पी एक्सटर्नल माइनस डेल्टा पी हो गया। अच्छा, ये प्रेशर ज्यादा कम हो गया तो गैस जो है वो, गैस का जो प्रेशर है पी गैस आप कह सकते हैं कि वो काफी ज्यादा हो जाएगा पी एक्सटर्नल से। तो ऐसे में क्या होगा कि गैस जो है वो एक्सपैंड करेगी तेजी से, ठीक है, गैस जो है वो क्या करेगी, एक्सपैंड करना शुरू कर जाएगी। तो गैस जब एक्सपैंड करेगी तो उसका प्रेशर घटेगा, गैस जब एक्सपैंड करेगी तो उसका प्रेशर जो है घटेगा, लेकिन वो घटके P माइनस डेल्टा P आ जाए, मतलब P एक्सटर्नल माइनस डेल्टा P उतना ही फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाए, ऐसा लास्ट स्टेप तक होगा। फाइनल स्टेप में ही ये चीज हो सकती है कि फिर से वो इक्विलिब्रियम स्थापित हो पाए कि P एक्सटर्नल माइनस डेल्टा P है तो P गैस वाला भी माइनस डेल्टा P से कम हो जाए, ऐसा लास्ट स्टेप में होगा, ठीक है। ये चीज समझेंगे, जैसे मैंने यहाँ छोटू सा वेट हटाया तो बहुत कम प्रेशर कम हुआ एक्सटर्नल, तो गैस एक्सपैंड करेगी, लेकिन हल्का सा एक्सपैंड ही करेगी, तुरंत ही इसका भी प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा, गैस एक्सपैंड करेगी तो प्रेशर कैसे कम होगा, समझते नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि इतना तो जानते ही होंगे, जैसे मान लीजिए छोटी छोटी बॉटल ले लें, उसमें जो गैस रखेंगे उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक होंगे तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। अब अगर मान लीजिए उतनी ही गैस को एक बड़े से रूम में रख देंगे, प्रेशर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, गैस पर कैसे प्रेशर ज्यादा हो सकता है, प्रेशर कम हो जाएगा।
तो जैसे 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 मान लीजिए मैंने कहा कि एक्सटर्नल प्रेशर कुछ घटा, एक्सटर्नल प्रेशर कुछ घटा, गैस क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी, लेकिन बहुत लिटिल एक्सपैंड करेगी क्योंकि बहुत लिटिल घटा है। तो लिटिल एक्सपैंड करेगी तो लिटिल प्रेशर इसका तुरंत ही अगले स्टेप में इसका भी घट जाएगा, तो फिर से इक्विलिब्रियम में आ गए, मतलब तुरंत ही दूसरे स्टेप में इक्विलिब्रियम में आ गए। लेकिन इसमें क्या है, इतना ज्यादा मैंने वेट हटा दिया, बहुत ज्यादा वेट मैंने एक साथ ही हटा दिया, एक साथ मैंने 5-6 वेट हटा दिया, तो उससे क्या होगा कि एक्सटर्नल प्रेशर बहुत कम हो गया। एक्सटर्नल प्रेशर बहुत कम हो गया तो गैस का सडन जो है एक्सपैंड कर जाएगी, एक्सपैंड कर जाएगी, सडन एक्सपैंड कर जाएगी। तो सडन एक्सपैंड कर जाएगी तो उसका प्रेशर बहुत तेज नहीं घटेगा, उसका प्रेशर धीरे धीरे घटना शुरू होगा, गैस का प्रेशर। तो वो जाके फाइनल स्टेप में आपका फाइनली जो है वो गैस का प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक, तो यही मैंने बताया कि इनिशियल और फाइनल स्टेप में इक्विलिब्रियम होता है, इसमें हर एक स्टेप में इक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक है, समझ गए इस चीज को। अच्छा देखिए एक बात और यहाँ पर देख लीजिए, एक चीज होती है, एक चीज का पहले ये दिखाइए कि जैसे जो आपका एक्सटर्नल, मान लीजिए प्रेशर ऑफ गैस को हम P मान लें और एक्सटर्नल प्रेशर आपका P माइनस DP हो गया था, तो बट ऑब्वियस आपका प्रेशर, गैस का प्रेशर तो ज्यादा है इससे, लेकिन बहुत कम ज्यादा है ना, बहुत थोड़ा ज्यादा हो गया कि इससे बहुत ज्यादा हो गया थोड़ा सा। लेकिन इसमें जो आपका गैस का प्रेशर P है ये आपका P माइनस डेल्टा P से काफी ज्यादा है। डेल्टा P लार्ज क्वांटिटी कम हो गई तो ये ज्यादा बड़ा हो गया। तो ये जो P होता है इसको हम लोग कहते हैं ड्राइविंग फोर्स यहां पर, और इसको क्या कहते हैं, अपोजिंग फोर्स। क्यों भाई, सीधी सी चीज है, प्रेशर ऑफ गैस, जो गैस का प्रेशर लग रहा है ये ड्राइविंग फोर्स हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर उसको अपोज कर रहा है, नहीं हम तुम्हें नहीं पढ़ने देंगे, अपोज कर रहा है। जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे आपको डिस्ट्रैक्ट करते होंगे तो वो आप क्या हो गया, वो अपोजिंग फोर्स हो गए, और आप जो अपना अटेम्प्ट कर रहे हैं वो आप क्या हुआ, आपका ये क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स हो गया। तो ड्राइविंग फोर्स थोड़ा ज्यादा हो अपोजिंग फोर्स से तो ज्यादा सही है, लेकिन अगर नहीं ज्यादा सही नहीं है, अपोजिंग फोर्स आपका बहुत कम हो उतना अच्छी बात है, आप जितना डिस्ट्रैक्ट कम से कम होंगे उतनी अच्छी चीज है आपके लिए। तो इसमें क्या हो गया कि ड्राइविंग फोर्स जो है इसमें वो अपोजिंग फोर्स से बहुत ज्यादा है। तो आप लोग यही बनने की कोशिश करिए कि अपोजिंग फोर्स आपका डिस्ट्रैक्शन जो है मिनिमम हो। और एक बात सीख लीजिए, मेरी एक बात आप याद रख लीजिए, अपने दोस्तों को ना कहना आप सीख लीजिए, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी आप जान लीजिए। दोस्तों को ना कहने का सेंस क्या, जब आपका पढ़ने का टाइम हो तो आपको पढ़ना है। आपको कोई दोस्त आके आपसे कुछ मजाक मस्ती, मान लीजिए वो 4 घंटा पढ़ के और 4 घंटा पढ़ने के बाद आदमी सोचता थोड़ा मौज मस्ती मारे, तो आपके पास आ रहा है, लेकिन उस समय आपका पढ़ने का टाइम है, तो बिल्कुल ऐसा मत होने दीजिए। अगर जैसे आज तुरंत कहिए भाई मेरा पढ़ने का समय है, जाओ यार तुम अभी, हाँ हम जब पढ़ लेंगे तो तुमसे मिलने आएंगे, साफ बोल दीजिए, साफ मना कर दीजिए। जिस दिन से आप ना कहना सीख लेंगे उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एक चीज जान लीजिएगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बारे में पूरी तरीके से सीख गए। एक बात जान लीजिएगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है ये आइडियल प्रोसेस होता है, पॉसिबल नहीं होता है, ऐसा होता नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस जैसी कोई चीज नहीं होती है। अपने नेचर में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं पॉसिबल है, इरिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल है। आप हाथ काट लीजिए अपना, फिर से हाथ नहीं आपके उगाएगा। आप जबकि ये सब इरिवर्सिबल चीजें हैं कि हाथ कट गया तो कट गया भैया, अब वापस नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में मैक्सिमम जो चीजें होती है वो आपकी इरिवर्सिबल ही होती है, ठीक है। और रिवर्सिबल अगर होती भी है तो बहुत समय ले लेती है, मतलब 100-200 साल में जाकर रिवर्स होती है चीजें, ठीक है। नेचर में बात करें, नेचर में बात करिए, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आप बात करिए, ठीक है। तो रिवर्सिबल सिर्फ आइडियल केसेस के लिए, इरिवर्सिबल आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, आपके डे टू डेली लाइफ में आपको मिलता रहेगा, ठीक है। जैसे आप टूथपेस्ट से पेस्ट निकाल दीजिए सब, तो पेस्ट को वापस नहीं भर देंगे, रिवर्सिबल नहीं होता वो, ठीक है। लाभ कोशिश कर लीजिए आप, ठीक। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। अच्छा, अभी आपको मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस पढ़ाए थे, जिसमें आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और आइडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ाया था ना। इनको पीवी डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना जान जाइए। पहली बात तो पीवी डायग्राम कुछ नहीं, एक साइड प्रेशर एक साइड वॉल्यूम है। आइसोकोरिक मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम कांस्टेंट। क्या हम लोग देखिए, लाइन टेढ़ी बन गई, लाइन सीधी बननी चाहिए। क्या इसको आप इस डायग्राम को क्या आप नहीं कहोगे कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है?
इसको आप कहोगे कि आइसोकोरिक है, कहोगे, कहो कैसे नहीं, हम बता रहे हैं कहोगे, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। देखिए वॉल्यूम की एक ही वैल्यू है, प्रेशर बढ़ रहा है वो ठीक है, उससे नहीं मतलब है, वॉल्यूम कांस्टेंट बस इससे मतलब है। अगर हमारा ग्राफ कुछ ऐसे इधर चलता है, इधर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, एक वैल्यू है प्रेशर के सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा आपका आइसोबारिक, जानते रहिएगा। और सबसे मेन कुछ ऐसे अगर आपको मिलता है तो ये कहलाता है आइसोथर्मल, और ये कहलाता है आपको एडियाबैटिक। आप कहोगे सर दोनों सेम सेम बना दिए हैं, क्या चूतिया बना रहे हैं हम लोग को, सेम सेम बना के वो बता रहे हैं कि आइसोथर्मल है एडियाबैटिक, हम कैसे पहचाने सर आइसोथर्मल या एडियाबैटिक है। अंतर है, अंतर है। अंतर क्या है देख लीजिए, स्लोप जो है ऑफ एडियाबैटिक कर्व, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। इसका जो प्रूफ होता है या कैसे होता है ये चीज आपको फिजिक्स में मिलेगी, और अगर नहीं भी मिलती है या मिले ना मिले उससे नहीं मतलब है, लेकिन आपके केमिस्ट्री में इसकी कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है ना, इसके बहुत डिटेल में आपको घुसना है। बस इतना जानते रहिए कि एडियाबैटिक कर्व का स्लोप ज्यादा होता है, मतलब एडियाबैटिक कर्व ज्यादा स्टीपर होते हैं। आपको सर फिर नहीं समझ में आया, हमें मतलब इतना सा है कि स्लोप का मतलब समझते हैं ना, चढ़ान ढलान, किसमें ज्यादा किसमें कम। देखिए इसको मैंने बनाया कैसे, देखिए दोनों में अंतर पता चल जाएगा। देखिए स्लोप यहीं देख लीजिए, ये एकदम खड़ा है ऐसे, ये स्लोप इसका, ये स्लोप है, और इसका स्लोप देखिए तब भी, जैसे आप अपने गांव घर में, अपने मान लीजिए आप गांव में शहर में कहीं देखते हुए क्या होगा, कहीं रोड में थोड़ा सा ऐसे स्लोप मिलता, कहते होंगे कि अरे यार इसमें बड़े चढ़ान है यार, मतलब साइकिल चलाने में हालत खराब हो जाती है कि इसको चढ़ान चढ़ाएं। कोई चढ़ान होती है कि आराम से बहुत स्मूथ, बहुत कम स्लोप होता है, तो आसानी से थोड़ा उसमें कम चढ़ान होती है, और कुछ कुछ होते एकदम खड़ी चढ़ाई होती है। जैसे कि अगर कोई वैष्णो देवी गया होगा तो वैष्णो देवी में आप जब मेन भवन पे पहुंच जाइए तो मेन भवन से जब आप काल भैरव पे जाएंगे तो बहुत खड़ी खड़ी चढ़ाइयां उसमें मिलती हैं। नीचे से जब चढ़िए तो हल्की हल्की चढ़ाई तो पूरी ही है, लेकिन हल्की हल्की चढ़ाई है। फिर मेन भवन से जब काल भैरव तो बहुत खड़ी खड़ी चढ़ाई है, मतलब खड़ी चढ़ाई मतलब क्या हुआ कि उसकी स्लोप ज्यादा है। तो वही चीज है, देखिए एडियाबैटिक कर्व में स्लोप ज्यादा है, ज्यादा खड़ी है ये आपका क्या है, इसमें स्लोप कम है। ये भी कह सकते हैं, जैसे अगर आपको एक जो मैंने ट्रिक से मैं पहचानता हूं वो ट्रिक आप ये अपनाया करिए। आइसोथर्मल कर्व में क्या कि ग्राफ देखिए, ये देखिए किसमें हमें साइकिल चढ़ाने में आसान होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कर्व या इस कर्व में किसमें साइकिल आप आसानी से चढ़ा लेंगे, तो देख के आप कह सकते हैं कि सर आइसोथर्मल कर्व पे तो हम आसानी से साइकिल चढ़ा लेंगे इसके कंपैरिजन में, ठीक। तो जिसमें आसानी से चढ़ा लेंगे वो आइसोथर्मल है, दूसरा वाला एडियाबैटिक है। बाकी केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ये लगता है, केमिस्ट्री फिजिक्स वाला, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूज करता है। ऐसे मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस आपके फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में मिलते हैं। वो क्या करेगा, इसको 1 लगा देगा, ऐसे 2 लगा देगा, 3 लगा देगा, 4 लगा देगा, ऐसे नंबरिंग कर देगा, और उसके बाद वो ऑप्शंस बनाना स्टार्ट कर देता है कि तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, पहला क्या, चौथा क्या, ऐसे कोई ऑप्शन बना देगा और फिर आप लटक जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा और जो ट्रिक बताता हूं उसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस नहीं आपके गलत होंगे, ठीक है। कोई फर्जी चीज नहीं बताई जाती है, सब काम की चीजें होती है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। उस समय छूट गया था पढ़ाना, मैं उसी समय था जब प्रोसेस में आपको पढ़ा रहा था, लेकिन ध्यान में नहीं आया। अब देखिए